आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपने देर से आने की जो बातें की, यह उपन्यास शिक्षा और संस्कृति को लेकर बहुत गंभीर चिंतन इस उपन्यास के माध्यम से हम उसका विश्लेषण करते हैं। एक आलोचक जब उसका विश्लेषण करता है तो हम उस तरफ बढ़ते हैं। आज का समय मुझे लगता है, और खासकर बिहार में आज का समय शिक्षा को लेकर और हायर एजुकेशन को लेकर जो परिस्थितियां बन रही है, उसी परिस्थितियों से निपटने में हमें देर हो गई, क्योंकि नया विधेयक लाकर पूरे जो बोलने सोचने समझने की शक्ति जो हमें एक्ट में दिया गया है, विश्वविद्यालय एक्ट में, जिस पे हम किसी भी मंच पर जाकर बोल सकते, वो शक्ति छीनने की बात चल रही है। तो उसी यज्ञ में हमने कुछ होम कर रहा था, इसीलिए मैं देर से आया। सबसे पहले एसोसिएशन फॉर स्टडी एंड एक्शन एंड जनवादी लेखक संघ के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जहाँ यह पढ़ने लिखने का दौर लगभग खत्म होते जा रहा है। दुनिया पूरी तरह से व्यापार के चंगुल में है और देश भी पूरी तरह से पूंजीपतियों के चंगुल में है। उस दौर में साहित्य संस्कृति पर बात करना कितना बड़ा मुश्किल है, इस दौर में उस पर आप विमर्श कर रहे हैं और दो किताबों पर हम बातचीत कर रहे हैं और आप सबकी उपस्थिति है। तो सबके तरफ से, इस संस्था के तरफ से मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इस दो किताबों पर आप बहुत गंभीरता से सुन रहे होंगे। हमसे सभी आए हुए सभी पहले जो भी वक्ता ने अपनी बात रखी होगी। अंतरयात्रा के बहाने कुछ संदर्भ और कुछ समसामयिक विषयों पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। हमारे समय में और हमारे परिवेश में दुखद यह है कि जब हम किसी किताब पर बातचीत करते हैं तो किताब के लेखक की जाति, किताब के लेखक के पेशे पर बात होती है। हम यदि अंतरयात्रा पर बातचीत कर रहे हैं तो किताब पे बातचीत से ज़्यादा हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किताब लिखा कौन है और पेशे से वो क्या है। कम से कम सभी विद्वत जन यहाँ उपस्थित हैं, मैं आग्रह करता हूँ जब भी किसी लेखक पर बातचीत हो या उसके किताब पर बातचीत हो तो उसके किताब पर बातचीत होनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल किया जाए। किताब के बहाने, किताब को तो पढ़ा ही नहीं है, आप ट्रोल करते हैं उसके व्यक्तित्व को। यह बड़ी सतही लेवल की बातचीत है। जब व्यक्ति के पास ट्रोल करने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो उसका पेशा और उसकी जाति को ट्रोल किया जाता है। तो हम यदि व्यास मिश्र जी की बात करें तो इस किताब के बहाने उस समाज और संदर्भ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बात करना और भी ज्यादा मुश्किल है कि इस किताब के बहाने 90 के दशक और 90 के आसपास जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाक्रम इस देश में और इस बिहार में चल रहे थे, यदि उस पर बातचीत करेंगे तो उसको लेकर एक बड़ा विमर्श खड़ा होता है। जैसे सर ने और मैडम ने भी जो बात की मंडल कमीशन को लेकर, तो एक बड़ा विमर्श खड़ा होता है कि आपने मंडल कमीशन को लेकर क्यों बात की और मंडल कमीशन के बाद जो बनने वाली परिस्थितियां थी उस पर क्यों बात की। लेखक कभी भी यथार्थ को नहीं रच रहा होता है। यदि लेखक रचता है तो यथार्थ के साथ साथ अपने जीवन की संवेदनाओं को भी रच रहा होता है, और लेखक का मूल्यांकन उसकी रचनाओं के आधार पर करना चाहिए। हमें यदि राजेंद्र यादव के बारे में बातचीत करनी हो तो हम राजेंद्र मनु भंडारी को केंद्र में रखकर राजेंद्र यादव पर बात हमें नहीं करनी चाहिए। हर लेखक की कुछ निजी चीजें होती है, उसका परिवार, उसका धर्म, उसकी जाति, उसका पेशा। आज हम बातचीत कर रहे हैं तो लेखक की किताब पर बातचीत हो, न कि उसकी जाति, उसके धर्म, क्यों अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया, उस पर बातचीत हो और उस पर ट्रोल करा जाए। इससे हमें बचने की जरूरत है, तब हम किताब के मूल की तरफ लौट पाएंगे। क्योंकि जिस संदर्भ को लेकर व्यास जी ने अंतरयात्रा में बात की है, वह संदर्भ अपने समय का संदर्भ है, अपने परिवेश का संदर्भ है। और कोई भी लेखक समाज से कटा कतई नहीं होता है, वो अपने परिवेश
और अपने समय के संदर्भ के साथ जुड़ा होता है और उन संदर्भों को रचना कर्म में अपने साथ उतारने की कोशिश करता है। व्यास जी ने अपने पात्रों के माध्यम से, चाहे वो नीलकांत हो या विभूति भूषण हो, उन दोनों पात्रों के माध्यम से उस समाज की जो बुनावट है, उसकी संरचना है, उन संरचनाओं को खोलने की कोशिश करते हैं। कहां तक खोल पाते हैं, कहां तक नहीं खोल पाते हैं, यह पाठक पर छोड़ देनी चाहिए। साहित्य कोई इतिहास नहीं है, न कि समाज शास्त्र है कि साहित्य को हम मूलतः इतिहास और समाज शास्त्र के जो पैरामीटर्स है, जो प्रतिमान है, उस प्रतिमान पर कसकर उसको हम उसका मूल्यांकन कर दें। लेकिन जब हम इस उपन्यास की तरफ लौटते हैं तो नीलकांत के माध्यम से लेखक ने मिथिला की जो संस्कृति है, उस संस्कृति का बहुत ही सूक्ष्म और गहन विश्लेषण करने की कोशिश की है। मिथिला की जो पांडित्य का परंपरा है, मिथिला में जो जिस गांव की चर्चा लेखक ने की है, जिस गांव को केंद्र में रखकर सरिसप पाही, जहां तक मुझे याद है, सरिसप पाही की जब चर्चा लेखक कर रहे हैं तो सोचिए कि लेखक ने सरिसप पाही को केंद्र में क्यों रखा। यदि आप लेखक के व्यक्तित्व और लेखक के एजुकेशनल पैटर्न को समझ रहे होंगे तो आपको पता चला कि लेखक का संबंध इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगानाथ झा और अमरनाथ झा दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुत्र, पिता और पुत्र दोनों वाइस चांसलर हुए और सरिसप पाही के थे। तो कहीं ना कहीं लेखक की स्मृतियां, लेखक का संदर्भ उस सरिसप पाही की तरफ लौटता है और वहां से उस संदर्भ को ढूंढता है कि कैसे एक लड़का है जो इलाहाबाद सरिसप पाही से, मिथिला की संस्कृति से अमरनाथ झा या गंगानाथ झा बनने की उसकी महत्वाकांक्षा है। वह दौर जब पूरे देश में लगभग एक नया परिवर्तन हो रहा था, विश्वविद्यालय शिक्षण में कोई आना नहीं चाहता था, समाज सामान्य तौर पर ब्यूरोक्रेसी की तरफ ज्यादा झुकाव था, लेकिन इस जो पात्र है नीलकांत झा, उसका जुड़ाव शिक्षण की तरफ रहता है। तो कहीं ना कहीं उन मिथिला के जो पांडित्य का संस्कार है, उस संस्कार से उसने चीजों को ऑप्ट किया, इसलिए मुझे लगता है कि वह झुकाव इसलिए था। दूसरी तरफ विभूति भूषण की बात करें, 3 केंद्र हैं इस उपन्यास में, एक मिथिला, दूसरा धनबाद और या झारखंड का क्षेत्र कहें, और तीसरा इलाहाबाद। इस 3 केंद्र के इर्द गिर्द पूरा रचना संसार बुना गया है। लेकिन जब हम रचना को जाति के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि रचना को छोटा करना होता है, अपने लेवल से उसको रिड्यूस करना कहा जाता है, तो उसके कद को कम करना होता है। हम अब फिर से, यदि मुझे लगता है कि एक पवन के वर्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको आप सभी लोग पढ़े ही होंगे, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, मध्य वर्ग की अजीब दास्तान, हिंदी में भी उसका अनुवाद है। यदि पूरे संदर्भ को देखें तो लगेगा कि यह पुस्तक, यह जो चरित्र है, वह चरित्र मध्य वर्ग का चरित्र है। वह मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग भी हो सकता है, वह मध्य वर्ग उच्च मध्य वर्ग भी हो सकता है। जो मध्य वर्ग का संघर्ष है वह लगभग सबका अलग अलग तरह का संघर्ष होता है। वह संघर्ष में कोई पैरामीटर के आधार पर उसको मेजरमेंट करने की कोशिश करे कि नीलकांत झा का जो संघर्ष है वह विभूति भूषण से संघर्ष कितना अलग है और कितना कम है, तो थोड़ा अलग, उसके संदर्भ अलग हो जाएंगे। तो यह पूरा मध्य वर्ग का संघर्ष है। जब नीलकांत झा और विभूति भूषण विश्वविद्यालय में जाते हैं और नौकरी पाने की जो उनके भीतर सबकी ललक होती है, और कई तरह के जातीय बुनावट विश्वविद्यालयों के परंपराओं के भीतर है, वह घर कर गई है। जाति के साथ साथ मैं भी उस विश्वविद्यालय का अंग रहा हूं, मैंने भी उसको बहुत गहरे रूप से उसको अनुभूत किया है। उस अनुभूति के साथ मैं बात कर रहा हूं
वो जातीय संदर्भ तो अलग होता ही है, उससे ज्यादा संदर्भ आपका व्यक्तिगत संदर्भ होता है। विश्वविद्यालयों में जो नौकरी की व्यवस्था थी पहले और अभी भी कमोबेश वैसी व्यवस्था बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें सुपरवाइजर की बड़ी भूमिका होती है विश्वविद्यालयों में। यदि सुपरवाइजर आप जाति के आधार पर तय कर रहे हैं तो उसका अलग संदर्भ है। विभूति भूषण के साथ जो घटना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घटित होती है, वह विभूति भूषण कोई भी हो सकता है, वह निम्न जाति का है या भूषण है, उस परिवार उस जाति से बिलोंग करता है, इसलिए ऐसी घटना घटती है, ऐसा मैं कतई नहीं मानता। यह घटना मेरे साथ भी, मैं तो अपर कास्ट का हूं, लेकिन मेरे साथ भी यह घटना घटित हुई है। तो यह घटना जो जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट आपको बार बार आपके बिहेवियर पैटर्न, आपका सोशल पैटर्न को देखकर आपको क्रश करने की कोशिश करता है। तो यह चीजें चल रही है, उसको बार बार हम केवल कास्ट एंगल से किसी उपन्यास और उसके चरित्र का मूल्यांकन करेंगे तो वह मूल्यांकन बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है मुझे। नीलकांत झा, स्वाभाविक है कि नीलकांत झा ब्राह्मण परिवार से थे और उनको विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का मौका मिल गया। यह बड़ी अच्छी बात है कि मिल गया, लेकिन हम इसीलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हो सकता है अपनी अपनी दृष्टि हो, क्योंकि यह मध्य वर्ग की अपनी बुनावट है और उसमें सत्ता अपने तरीके से कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर ऑप्ट करती है आपको और अपने तरीके से उसको उस पर एक आवरण डालने की कोशिश करती है। कभी आपको बिहारी के नाम पर आपको एस्टेब्लिशमेंट से, आप अपर कास्ट होने के बावजूद भी एस्टेब्लिशमेंट से काट दिया जाएगा, कभी जाति के नाम पर काट दिया जाएगा। उसके अलग अलग कैटेगरी हैं। उस फ्रेम में हमें इस उपन्यास को पढ़ने की जरूरत है। जब हम उस फ्रेम में इस उपन्यास की जो बुनावट है और मध्यवर्गीय समाज की जो चेतना है कि मध्य वर्ग से व्यक्ति कैसे छटपटाहट होती है, कि कैसे निकलता है, विभूति भूषण का जो दर्द है, विभूति भूषण का जो जीवन का संघर्ष है, उसका अपना संघर्ष है। हर जाति संप्रदाय के लोगों में जो गरीब, वो पूरी तरह से पूंजी का संदर्भ है। मुझे लगता है कि यह पूंजी का संदर्भ है, ये जाति से ज्यादा पूंजी का संदर्भ है कि वह करता है। नीलकांत झा की स्थिति भी कमोवेश बहुत अंतर नहीं है दोनों के बीच, वो पूरा अंतर, वो पूरा संदर्भ मध्य वर्ग का संदर्भ है। हमें मध्य वर्ग के संदर्भ के आधार पर इस उपन्यास को पढ़ने की जरूरत है। जहां तक मंडल और कमीशन की बात है, तो स्वाभाविक है कि मंडल कमीशन के आने के बाद मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों में तो बहुत बाद में उन्हें रिजर्वेशन और उस तरह की चीज सहूलियतें मिलती है, लेकिन मंडल कमीशन के आने के बाद एक बड़ा समाज जो कि मूल सत्ता के और सत्ता संरचना से कटा हुआ था, वह सत्ता संरचना से जुड़ता है। वह कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा मजबूत महसूस करता है, अपने आप को ज्यादा ताकतवर महसूस करता है। तो उस संदर्भ को, क्योंकि रचना इतिहास बोध ही नहीं है, रचना केवल समाज विज्ञान ही नहीं है, रचना में लेखक की अपनी कलात्मक अनुभूतियां होती है और उन अनुभूतियों को पकड़ने की जरूरत है। हमें उसे कास्ट या रिलीजन के साथ रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हमें उस विभूति भूषण के जीवन के जो संदर्भ है, उन संदर्भ को पकड़ने की जरूरत है कि एक मैं भी उस ग्रामीण समाज पृष्ठभूमि से का लड़का हूं। जब मैं अपने गांव से निकलकर पढ़ने पटना की तरफ या पटना से दिल्ली की तरफ बढ़ता हूं, तो गांव के लोग कहते हैं कि जाओ जाओ 2-4 लाख रुपया बर्बाद करके आएगा, पढ़ेगा नहीं। यह संदर्भ पूरे मध्य वर्ग का संदर्भ है। यह कोई बड़े पूंजीपति वर्ग का संदर्भ नहीं है कि पूंजीपति वर्ग का बच्चा यदि बाहर अमेरिका पढ़ने जाना चाहता है, वो जाता है और कुछ भी नहीं करके आता है, तो भी उसके पास एक एस्टेब्लिशमेंट होता है और उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़कर अपनी जीवन यापन को बेहतर तरीके से जी सकता है। तो यह छटपटाहट या विभूति भूषण की जो यात्रा है, जो गांव से, छोटे शहर से, और ये देखिए कि वह संदर्भ जो उसकी पूरी यात्रा है, उसमें कौन कौन से लोगों ने उसे हेल्प किया। यदि जातीय संरचना में इस तरह से अंतर्द्वंद होता कि केवल एक तरह के लोग ही, एक कास्ट के लोग ही एक दूसरे को हेल्प करते, तो भारत की जो
परंपरा है आज तक चली आ रही है तो कोलैप्स कर जाती है और हम लोग खत्म हो जाते हैं। सभी लोग, समाज की जो संरचना है सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बना है, तो सभी लोग विभूति भूषण को सपोर्ट करने वाले और डिमोलिश करने वाले दोनों में अपर कास्ट के लोगों की बड़ी भूमिका है। यदि अपर कास्ट का पूरा चरित्र किसी को दबाना होता तो मुझे लगता है कि विभूति भूषण इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉलेज में उसे नौकरी नहीं मिलती। यह चरित्र मध्य वर्ग का चरित्र है, हमें उस चरित्र के की पड़ताल करना चाहिए, तब विभूति भूषण के संघर्ष को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। और मध्य वर्ग के संघर्ष को समझना है तो पूंजीवादी जो वर्चस्व है, वह जो व्यवस्था है वह कैसे काम करती है, उस काम करने की जो पूरी परिपाटी है उस परिपाटी को समझना होगा। और उपन्यास उस परिपाटी को समझने के लिए हमें एक दृष्टि देती है। उपन्यास कतई यह नहीं कहती है कि आप इस उपन्यास को पढ़ो या किसी कविता या कहानी को पढ़ो और पूरा संदर्भ और पूरा जीवन संदर्भ आपके सामने खुलकर रख जाएगा। आपके भीतर एक नई तरह की रचनात्मक दृष्टि आपके भीतर उपन्यास या कहानी या कविता या साहित्य वो पैदा करती है कि आपके भीतर बदलाव क्या होता है। और कविता कहानी आपके भीतर के बदलाव को रेखांकित करती है। वह कविता कहानी पढ़ने से होता है कि आप मनुष्यता की जो यात्रा लगभग खत्म होती जा रही है, हम पूरी तरह से पूंजी के गिरफ्त में होते जा रहे हैं। उपन्यास, कविता, साहित्य, कला, संस्कृति हमें मनुष्यता को जीवित रखने की मूलभूत जो जरूरत है उसकी तरफ हमें रेखांकित करती है। वह मनुष्यता चाहे विभूति भूषण के माध्यम से जीवित हो सकता है, नीलकांत झा के माध्यम से जीवित हो सकता है, वह उसमें नीलकांत झा की पत्नी के माध्यम से जीवित, क्योंकि अंतिम जो लड़ाई है किस तरह से वह लड़ाई है जब लेखक का जो मूल जो नीलकांत झा और विभूति भूषण, क्या केवल विभूति भूषण के मन की जो अंतर यात्रा है वह इसीलिए ऐसी बुनावट थी कि नीलकांत झा ब्राह्मण है, इसीलिए यदि विभूति भूषण के मन में इतना द्वेष होता तो विभूति भूषण और नीलकांत झा के बीच जो भाईपन का जो रिश्ता था वो भाईपन का रिश्ता बन ही नहीं पाता। वह भाईपन का रिश्ता नहीं, तब तो विभूति भूषण को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले सभी अपर कास्ट के लोगों के प्रति वो एक तरह का रिवोल्ट करना होता और उसके खिलाफ एक लंबा चौड़ा पत्र भेजना होता। तो यह एक अंतर यात्रा में जब अंतिम संदर्भ के साथ लेखक जुड़ता है, जब उनके खिलाफ, नीलकांत झा के खिलाफ एक बड़ा पत्र भेजा जाता है और उस पत्र के माध्यम से नीलकांत झा के जो कैरेक्टर है और उसका जो अपना चरित्र है उसको किस तरह से डिमोलिश किया जा रहा होता है, तो वो संवेदनाएं जागृत नहीं होती। और ऐसा कौन सा भगवान की तरफ से विभूति भूषण को एक आत्मज्ञान प्राप्त होता है कि अंतिम समय में एक पत्र भेजता है और कहता है कि जितनी चीजें थी वो वापस ले रहे हैं। यह ऐसी स्थिति नहीं, मन के भीतर कई तरह की गुत्थियां चलती रहती है, उसके संदर्भ चलते रहते हैं। जब संदर्भ निकल जाता है तो अपने अपने तरीके से लेखक, रचनाकार, साहित्यकार, समाज के साथ जुड़े हुए बुद्धिजीवी अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। ऐसी लेखक को और इस पूरी यात्रा में, चाहे वो विभूति भूषण की यात्रा हो या नीलकांत झा की यात्रा हो, उस यात्रा में कई पड़ाव हैं। विभूति भूषण की यात्रा में है कि बचपन में उसकी शादी होती है और पत्नी को गांव में छोड़ देता है, एक बच्चा भी होता है। यह कैसी मानवीयता है? और दूसरी शादी फिर कर लेता है। यह भी तो एक चरित्र है कि दिल्ली और मध्य वर्ग का चरित्र है, यह किसी कास्ट का चरित्र नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं इस पटना में और दिल्ली में कि गांव से लोग चलकर पटना आए या दिल्ली गए और बड़े विश्वविद्यालयों में नौकरी पाने लगे और वहां उनकी गांव में शादी हो गई। तो पटना में ऐसे कई चरित्र हैं जिन्होंने पटना में आकर फिर दूसरी शादी कर ली, दिल्ली में जाकर फिर दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी को रखने लगे। तो यह मूलतः मध्य वर्ग का चरित्र है, यह किसी जाति का चरित्र नहीं है। उसमें सभी जातियों के लोगों की सहभागिता इक्वल है और वो किसी भी जाति का, सभी जातियों के लोग, मुझे लगता है कि सभी लोग जानते होंगे। ऐसे कई पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, अधिकारी पटना के आसपास हैं जिनकी शादी कम उम्र में हुई और गांव से शहर की तरफ आए और नौकरी, अच्छी नौकरी मिल गई, उसका दूसरी शादी कर लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सबकी दूसरी शादी हो गई। तो यह चरित्र हम उसको कास्ट के रेफरेंस में, कास्ट के बेसिस पर
इस चरित्रों का चरित्र चित्रण करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह उपन्यास के साथ न्याय नहीं होगा। क्योंकि उपन्यासकार खुद मध्य वर्ग का एक व्यक्ति है, वह मध्य वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव है। वह व्यास मिश्र वो ब्राह्मण कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वह वो नौकरशाह होने का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहे। वह लेखक हैं और मध्य वर्ग का चरित्र वो जीते हैं, इसीलिए उन्होंने मध्यवर्गीय चरित्रों के माध्यम से इस उपन्यास को एक नई दिशा देने की और एक नई यात्रा देने की बात की है कि हमारे और आपके ऐसे लोग जो गांव से चलकर, वो किसी भी जाति का हो, और वो गांव से चलकर जब दिल्ली और पटना दिल्ली की यात्रा करता, तो उसके संघर्ष के जितने सोपान है, उस सोपान को आप व्यक्तिगत तौर पर महसूस करते हैं। वह सोपान आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन संदर्भ जब आप इस उपन्यास से गुजर रहे होंगे, इस उपन्यास को पढ़ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि आप सबके जीवन का संघर्ष इस उपन्यास में देखने को मिलता होगा। वो चाहे विभूति भूषण के संदर्भ में, आप उसमें बाइफरकेट नहीं करते हैं कि विभूति भूषण का जो चरित्र है वो मेरा चरित्र नहीं है, या नीलकांत झा का चरित्र है वो मेरा चरित्र नहीं, क्योंकि वो नीलकांत झा का जो संघर्ष है या विभूति भूषण का जो संघर्ष है, वह संघर्ष आपका संघर्ष है, हमारे मध्यवर्गीय समाज का संघर्ष है। और मध्यवर्गीय समाज से जब बच्चा कोई भी ऊपर उठने की बात कर रहा होता है, एक नई ऊंचाई प्राप्त करने की बात कर रहा होता है, तो वह उन्हें आज भी 21वीं सदी के तीसरे दशक में भी उन्हें इसी तरह के संघर्ष के साथ चलने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ उपन्यास कई संदर्भों को अपने साथ, क्योंकि एक अंतरयात्रा, एक मुख्य पात्र है, एक मुख्य यात्रा है, उसके साथ साथ उपन्यास के भीतर कई तरह की यात्राएं एक साथ चलती हैं। उन यात्राओं में का जो पूरा कोलाज है या पूरा उसका संसार है, उन संसार के माध्यम से हम मिथिला, यदि नीलकांत झा और अमरनाथ झा और गंगानाथ झा की पूरी परंपरा के माध्यम से उन्होंने पूरे मिथिला की संस्कृति, मिथिला के खान पान, मिथिला की पूरी जो रवायत है, उसके पूरी संस्कार है, उस संस्कार को उपन्यासकार ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। यदि मिथिला के उस रवायत और उस संस्कार से आप परिचित नहीं है और इस उपन्यास को पढ़ेंगे, तो कम से कम उस रवायत को आप अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। उपन्यासकार का उद्देश्य यही होता है, और साहित्य का भी उद्देश्य यही होता है कि आपके भीतर कुछ हलचल पैदा करे, आपके भीतर कुछ रचनात्मक सोच पैदा करे, और उस मिथिला की संस्कृति के संदर्भ को आप समझ सकते हैं। उसी तरह इसको 3 फ्रेम में देखिए कि एक तो मिथिला की संस्कृति को समझना है, दूसरी विश्वविद्यालय की जो बनी बनाई परिपाटी है, उस परिपाटी में किस तरह के कैरेक्टर की राजनीति में, और हर जगह हर समाज का राजनीति होता है। मेरा कहने का आशय, चाहे वो विश्वविद्यालय का राजनीति हो या गांव की राजनीति हो या आपके घर के भीतर की राजनीति होती है, तो विश्वविद्यालय के राजनीति के संदर्भ को यदि आप समझना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में कैसे अपॉइंटमेंट का अपना बड़ा सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट इस उपन्यास के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और यदि 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म करो, इस उपन्यास के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक बड़ा मजेदार है कि इस उपन्यास में सामान्य तौर पर हिंदी उपन्यास की जो परंपरा है अभी तक, उस उपन्यास की जो परंपरा, उसमें क्या अलग है इस उपन्यास में, उसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उपन्यास में मूलतः कविता का संदर्भ उतना नहीं आता है। व्यास जी ने इससे पूर्व का जो उपन्यास कौन तार से बिनी चदर है, जिसको मैंने पढ़ा था, और इस उपन्यास में भी वो कैरेक्टर के माध्यम से कविताओं को रखने की कोशिश करते हैं। तो यह व्यास जी के रचनात्मक जो कहा जाता है, उनकी क्रिएटिव, क्योंकि उपन्यास तो बहुत लोग लिख रहे हैं, कई उपन्यासकार अपने अपने तरीके से उपन्यास लिख रहे हैं, अपने अपने तरीके से उसका सृजन कर रहे हैं। व्यास जी ने के भीतर जो एक नया इस उपन्यास में उन्होंने देने की बात की है कि व्यास मिश्र के माध्यम से उस पूरी हिंदी और अंग्रेजी के जो बड़े कवि हैं, उनकी कविताओं के साथ भी आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, उनके साथ भी आपको आत्मसात करने का मौका मिलेगा। इससे वह एक अलग रवायत, एक अलग तरह की परंपरा की शुरुआत करते हैं। इसकी आलोचना भी हो सकती है और इसके पक्ष में भी बातें हो सकती है, क्योंकि लेखक हैं तो लेखक अपने तरीके से चीजों को रच रहा होता है।
तो कविता से संदर्भ में गहराई और बढ़ जाती है। जब नीलकांत झा किड्स की कविताओं के बारे में बात होती है, या शैली की कविताओं के बारे में बात होती है, या कबीर पर बात होती है, तो लगता है कि वो मिथिला की जो सौंधी एक तरीके की जो पांडित्य की परंपरा है, वो पांडित्य की परंपरा से कैसे वह व्यक्ति नीलकांत झा जुड़ा होता है। तो यह एक नयापन है। एक और अच्छी चीज यह है कि व्यास जी की भाषा में बड़ी अद्भुत भाषा है। एक अलग तरह का प्रवाह है, और वह प्रवाह कई की आज की जो बोलचाल की भाषा है, बहुत उन्होंने परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग नहीं किया है, जो कि बोलचाल की भाषा की जब नीलकांत झा की बात करते हो तो उसमें वो मिथिला की जो अपनी मैथिल संस्कृति और मिथिला की जो टच है, क्योंकि यह उपन्यास मूलतः हिंदी में है, तो लेकिन उस उपन्यासकार में जो पात्र हैं, जितना उसके आसपास के जो पात्र हैं, उस पात्र से कोशिश में रहते हैं, लेखक कोशिश करता है कि वह उपन्यास का जो पात्र है वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा में बात रखे, तो संदर्भ, उस भाषा का वो छौंक देने की कोशिश वह जरूर करते हैं। उसी तरह विभूति भूषण के संदर्भ में जब देखते हैं तो वहां भी वो छौंक देने की यह उपन्यासकार कोशिश कर रहे होते हैं। और एक बड़ा केंद्र बनता है इस उपन्यास में इलाहाबाद, जिसके इर्द गिर्द सब चीजें घटित हो रही होती है। इससे एक बात तो साफ जाहिर होता है कि यह उपन्यास के लेखक ने बड़ी महीन तरीके से एक बात रेखांकित किया है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है कैसे, और उसका जो आज आज़ादी के बाद या उसके कुछ दिनों बाद तक पटना, रांची जो एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था देश के, मुझे जहां तक याद है कि एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो जदुनाथ सरकार कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे और उन्हें बुलाया गया कि आप पटना कॉलेज में आइए और पढ़ाइए, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़कर पटना कॉलेज में आकर वो पढ़ाने लगे थे। बड़े हिस्टोरियन है देश के यदुनाथ सरकार। लेकिन एक ऐसा दौर आया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल रही थी, उसके पीछे के क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था बदल रही थी और छात्रों का पलायन बिहार से हो रहा था। और आज भी जो लगभग 80 के दशक में 1980 के आसपास जो पलायन की शुरुआत हुई थी, आज भी वह पलायन जारी है। यह दुखद है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड, खासकर इस तरह के कोर्सेज करने के लिए लोग पहले भी बाहर जाते थे, लेकिन यह दुखद है कि ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस पढ़ने के लिए भी बिहार के बच्चे, यहां तक कि मैथिली एक सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट के फॉर्म में मैथिली पढ़ाई लोग यूपीएससी में लेते हैं, उसे भी पढ़ने के लिए लोग दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। यह एक तरह का, क्योंकि लेखक की अपनी एक सीमा थी, लेखक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी थे, उसने बहुत गहराई से यह संदर्भ को समझा और उसी ने वो पात्रों के माध्यम से उस संदर्भ को रेखांकित किया कि कैसे बिहार से शिक्षा को लेकर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस पढ़ने के लिए बच्चों का पलायन होने लगा। वो बनारस जाने लगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाने लगे, दिल्ली विश्वविद्यालय जाने लगे, और वह अभी तक जारी है। और इस पे अब सरकार कई तरह की नीतियां ला रही है कि बिहार से बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े, उससे कई अब नीतियां आ रही है। तो यह संदर्भ है, तो इन संदर्भ की तरफ भी उपन्यासकार ने बहुत गहराई से और बहुत संवेदनशीलता के साथ इस संदर्भ को उठाने की कोशिश की है। और कई ऐसे संदर्भ है जिसपे बड़ी लंबी बातचीत हो सकती है, उस पर फिर कभी बातचीत होगी, लेकिन मूल आशय यह है कि जब भी हम किसी रचना पर बातचीत करें तो हमें रचना पर बातचीत करनी चाहिए, रचना के कालखंड पे बातचीत करनी चाहिए, रचना का समय और रचना का परिवेश पर बातचीत करना चाहिए, रचनाकार के जाति, रचनाकार के पेशे पर बातचीत करके तो कमतर आंकने की कोशिश लगातार करते हैं। तो हमें रचना से हमारा सरोकार है, तो मेरी बातचीत रचना पर हुई है। हम कमंडल पर बात नहीं कर रहे, हम मंडल पर बात नहीं करें। वो संदर्भ अनायास जीवन के संदर्भ है, समाज के संदर्भ है, वो सभी संदर्भ एक दूसरे से गुथे रहते हैं, लेकिन साहित्य में ये बातें हैं
तो साहित्य में कुछ तो है कि जो करनी चाहिए। पुनः मैं व्यास जी के इस उपन्यास के लिए और उनके आने वाले समय में रचनात्मक योगदान के लिए मैं उन्होंने इस उपन्यास के लिए बधाई देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि साहित्य की दुनिया से बाहर वाले जो लोग हैं वो ज्यादा रच रहे हैं और साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। यदि उनपे भी लगातार अटैक किया जाए, साहित्य की दुनिया मतलब हिंदी पढ़ने लिखने वाले, अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले की दुनिया से बाहर की दुनिया के लोग जब साहित्य रच रहे हैं, उनपे भी जब अटैक किया जाए, उनके जाति उनके पेशा पर अटैक किया जाए, तो वो भी लिखना छोड़ देंगे, तो समाज का को कोई बहुत बेहतर, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मैं पुनः एसोसिएशन फॉर स्टडी एंड एक्शन एंड जनवादी लेखक संघ के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जन की लड़ाई जनवादी लेखक संघ इसी तरह से साहित्य और संस्कृति के माध्यम से लड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।